बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, ये मुल्क एक अजीबो गरीब दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ तबाहाल मईशत और कमर तोड़ महंगाई, तो दूसरी तरफ सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर है। इमरान खान इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद भी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कभी वो न्यूट्रल्स को धमकी देते हैं तो कभी मिन्नत समाजत। उनके यू टर्न्स का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। अब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का अंदिया भी दे दिया है। इस ताज़ा बयान का अंजाम क्या होगा ये कहना कब्ल वक्त है, लेकिन ये तय है कि मुल्क की मईशत जो पहले ही दलदल में है, इस सियासी महाजराई की वजह से अब तक संभल नहीं पाई। गो के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल अवाम को घी की मद में 150 रुपये तक रिलीफ देने की नवीद सुना रहे हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? सियासी और माशी गैर यकीनी सूरत हाल की फ़िज़ा में 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात भी बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। क्या ये पाकिस्तान की आइंदा सियासत में बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित हो सकते हैं? इन तमाम तर इशूज़ पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल किया है सेनेटर राना मकबूल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं आफ्ताब जहांगीर, साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और मेरे साथ हैं नादिया नकी, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबके टाइम देने का। आफ्ताब भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। पहले जब हम आपसे बात करते थे, आप हुकूमत में थे, तो आपसे सबसे आखिर में मैं आता था। आज आपसे इब्तदा करते हैं क्योंकि आप अपोजिशन में हैं। सर, मुझे ज़रा बताइएगा, ये कौन सी बातचीत इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हूँ, नंबर अनब्लॉक कर दिए हैं, ये किसको मैसेज भेज रहे हैं? हुकूमत को भेज रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भेज रहे हैं, किसको ये मैसेज भेजा जा रहा है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और आपको मुबारकबाद CNN ज्वाइन करने की। और फिर मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं राना साहब और मेरी बहुत ही प्यारी बहन नादिया नकी, उन्हें भी मुबारकबाद डॉन न्यूज़ ज्वाइन करने की। अच्छा, मैं ये समझता हूँ मंसूर भाई कि माशाल्लाह आप बहुत ज़हीन हैं और बड़ी चीज़ों को करीब से देखते हैं। फिर नादिया नकी जैसी आपके साथ वो बैठी हुई है तज्जियाकार, तो उन्हें भी पता है कि ये पैगाम किसके लिए है, मुझे भी पता है ये पैगाम किसके लिए है। क्योंकि हमारी मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरी कुव्वतें मजबूत नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, और उसकी वजह से जो भी कोई हुकूमत करेगा, चाहे वो हम करें या कोई भी करे, वो जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने आप को जोड़े रखेगा तो वो हुकूमत करता रहेगा, और जब अपने आप को थोड़ा सा भी दूर करने की कोशिश करेगा तो फिर वही सूरत हाल होती है जो हमारे साथ भी। ठीक है। फिर जो है, क्योंकि जब जमहूरी पार्लिमान ये सब चीज़ें जब कमज़ोर होती हैं तो ये सूरत हाल बनती है। इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार जो होता है हम जमहूरी लोगों का है। हम लोगों को वेलकम करते हैं, लोगों को दावत देते हैं, और फिर उसके बाद हम कंप्लेंट्स करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी और अक्सर बहुत सारे प्रोग्रामों में मैं ये जिक्र करता हूं कि जब तक हम ब्लैकमेलिंग की सियासत से बाहर नहीं आएंगे, तो जब तक हम एक दूसरे को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम टाइम पूरा नहीं करेंगे, जब तक हम आवाम को फैसला करने का इख्तियार नहीं देंगे, तो फिर यही सूरत हाल होगी जो आपके सामने है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राना साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। एक तो खान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं, नंबर अनब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन आज उन्होंने अभी प्रोग्राम से कुछ ही लम्हे पहले कहा है कि PDM और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आए। राना साहब, आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ मिल गई है, आपने बताया नहीं हम लोगों को, कैसे कर लिया आपने ये सब कुछ? देखो उधर देखिए, आवाज ही नहीं आ रही, वहां क्या देख रहे हैं आप? जी जी, वही देखी जा रहे हैं आप। राना साहब, आपको आवाज आ रही है जी मेरी? राना मकबूल साहब को जी आवाज़ नहीं आ रही। मैं ज़रा नादिया की तरफ चलता हूँ। नादिया, आपकी तरफ में आता हूँ। ज़रा मुझे बताइएगा, ये जो अब एक व्यू पॉइंट है जो आज भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अननोन नंबर से धमकियाँ आ रही हैं, खौफ दिलाया जा रहा है। अब मैंने कल की स्टेटमेंट माननी है, खान साहब की आज की स्टेटमेंट माननी है, और ये जो जिनको वो सुना रहे हैं वो किसको बता रहे हैं? अवाम समझे, क्या समझे? कल वाली स्टेटमेंट माने या आज वाली स्टेटमेंट माने? थैंक यू सो मच मंसूर। आफ्ताब जहांगीर साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आफ्ताब साहब ने जो बात की है उस पर हकीकत है। सिर्फ एक चीज़ है,
जब सारी हकीकतें हम वो तस्लीम कर रहे हैं और खान साहब जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, एक हकीकत पीटीआई को एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसका बरमला इजहार करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि 2018 के इंतखाबात के बाद जब हम आए, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट हमें लेकर आई थी, हम भी उसी तरह कॉम्प्रोमाइज हुए जिस तरह से वो आज दूसरी जमातों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की अमल दखल के बगैर कोई भी जमात जीत नहीं सकती, तो फिर मान लीजिए कि 2018 में सारा वोट बैंक आपका नहीं था। शायद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि आपको बरसर इक़्तिदार लाया जाए, लिहाजा आप बरसर इक़्तिदार थे। और अब बात ये कर लेते हैं कि वो अनब्लॉक कर दिए नंबर, और फिर कभी कहते हैं कि बात करना चाहते हैं, दरवाजे खुले हैं, कभी नहीं चाहते। देखिए, ये एक पाकिस्तान की मुसल्लमा हकीकत है सियासत की कि जहां पर स्टैब्लिशमेंट का अमल दखल सियासत में रहा है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल मानती हूं जो आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि ये सियासतदानों को सोचना होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना होगा कि वो अपनी स्पेस वापस किस तरह लेती हैं। और वो जब ही मुमकिन होगा कि जब ये तमाम जमातें जितनी भी जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, वो ये डिसाइड कर लें कि हमने एक दूसरे के खिलाफ ताबेदारी नहीं करनी, जाकर हमने यही कहना है कि जी अवाम जिसको मैंडेट दे, हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। खुद पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत पेश आगे जाती हैं और समझती हैं कि उनके अमल दखल के बगैर वो बिल्कुल इक़्तिदार में नहीं आ सकते। अब इमरान खान साहब कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। जाहिर है वो ये समझते हैं कि इतनी जल्दी वापस से जितनी एक्सट्रीम पोजीशन उन्होंने एज ए लीडर ली है इस वक्त, जिसमें उन्होंने अमरीकी साजिश का जिक्र किया, मीर जाफर कहा, मीर सादिक कहा, न जाने क्या कुछ कहा। एक नवाज शरीफ साहब थे जो खलाई मखलूक तक महदूद थे, और अब ये आए कि जिन्होंने फिर बहुत सब कुछ, और अभी भी वो रुक नहीं रहे। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल क्या कुछ नहीं बोला गया है। तो उनको पता है कि अभी इतनी जल्दी शायद उनके रास्ते वो हमवार नहीं होंगे, लेकिन हमवार कभी ना कभी होंगे जरूर। क्योंकि मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट की एक सबसे खूबसूरती ये है कि जैसे इमरान खान साहब की लड़ाई इन 4 साल इन पॉलिटिकल पार्टी से रही, और आफ्ताब जहांगीर साहब बरमला ये कहते रहे कि हमारा एक वर्किंग रिलेशन होना चाहिए। इनके पार्टी के लोगों के जरूर थे वर्किंग रिलेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बट खान साहब एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं। सियासत में आप इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेती। बिल्कुल ठीक है। वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्यों ना हो, आपको एक वर्किंग रिलेशन रखना है। पर्सनल वेंडेटा नहीं होता, पर्सनल रिलेशन नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। रान साहब, आपको आवाज आ रही है जी मेरी? अब जी आप आ रही है जी, ठीक आ रही है। रान साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब और अभी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं, नंबर मैंने अनब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन उसके साथ आज ही उन्होंने कहा कि अननोन नंबरों से धमकियां आ रही हैं। साथ उन्होंने आप पर इल्जाम लगाया कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत में आए। सर, आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हो गए इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि आप वही सोचते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट सोचने लग गई। ये कैसे किया आपने मैनेज? मेरा सलाम पहुंचा दीजिए आफ्ताब साहब तक है। वो कहते हैं ना, आप मिले हैं सीना चाका ने चमन से सीना चाक, तो ये हमारे दोस्त हैं। और नादिया खान साहबा को भी सलाम पेश करता हूँ। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना जी, ये तो अप्रोच बदलती रहती है, सुबह बदलती है, शाम बदलती है, उसकी कॉनोटेशन भी बदल जाती हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन भी बदल जाती है। हाँ जी, तो ये मुतलबन मिजाजी जो है पॉलिटिक्स में होती है पार्टीज में, ख़ास तौर से हमारे दोस्त जो हैं पीटीआई वाले, उनमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो अच्छी बात है, ये उनकी एक तरह से डायनामिक जो वे ऑफ वर्किंग है उसको जाहिर करता है। आज कुछ कह दिया, कल कुछ कह दिया, परसों कुछ कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। नहीं, लेकिन वो टैग कर रहे हैं रान साहब, वो खान साहब आज टैग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट वो स्लैश दे रहे हैं कि ये दोनों नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत में आए। ये कैसे आपने मैनेज किया है? नहीं, एक्चुअली ही इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज रिलेशनशिप। Almost twice, thrice a day he used to say कि जी we are on one page, we are on one page, we are on one page, to the extent of creating monotony। तो वो था। अब शायद वो समझते हैं कि दूसरे लोग वन पेज पे हैं, तो ये जो ज़्यादा हमसे वाक़फ़ हाल हैं कि कौन वन पेज पे है, कौन वन पेज पे नहीं है। बहर अब तो खुला मैदान है, अब इलेक्शन आ रहा है अपना 17 को,
पता चल जाएगा किसका क्या मेरिट है, क्या वो पॉपुलर है नहीं है। अगर चाहिए कोई फुल फ्लेजेड टेस्ट नहीं है किसी की पॉपुलैरिटी का, क्योंकि बहुत छोटा इलेक्शन है ये, 7 प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, लेकिन थोड़ा बहुत चूंकि स्टेज पे ही आ रहा है तो इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं समझता हूँ कि ये बहस जो है इररेलेवेंट है कि जी कौन किसके साथ है। अब तो अपने अपने यानी कि मसल्स के साथ ही खेलना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कौन पॉपुलर है, कौन क्या करता है। मुश्किलात ज़्यादा हमारे दोस्त छोड़ के गए हैं, मुश्किलात का पहाड़ है। अब देखते हैं उसको कैसे ओवरकम करते हैं। कुछ तो एफर्ट्स हो रही हैं, कुछ राइट डायरेक्शन में चल रही हैं, कुछ वादे वईद भी हो रहे हैं। जैसे आप खुद कह रहे थे अभी कि मिफ्ता ने कहा है कि घी में कीमत में काम आ जाएगी, वो फैसिलिटी हो जाएगी, वो फैसिलिटी हो जाएगी, और इसके लिए एफर्ट तो तैनात हो रही हैं। पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। लुक्स टू बी ग्रेट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बिल्कुल ठीक। आफ्ताब भाई, राना मकबूल साहब कह रहे हैं कि इररेलेवेंट है अब ये डिस्कस करना कि कौन किसके साथ है। अगर सर ये आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि इररेलेवेंट है, तो फिर आप लोगों के लिए आज ये रेलिवेंट क्यों हो रहा है? और क्या वो इसलिए हो रहा है क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम दोनों नहीं चाह रहे कि आप लोग हुकूमत में आए? क्या ये जो मैं समझ रहा हूँ बात ये दुरुस्त है? अच्छा मंसूर, पहली बात तो ये कि जो राना साहब कह रहे हैं ऐसा है नहीं। देखिए, ये एक मुसलमा हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर आज से नहीं, पाइए 70-75 साल की जो हमारी तारीख है उसके अंदर ये तय हो चुका है, क्योंकि हमने खुद उनको स्पेस दी है ना, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको जो भी आप नाम दें, ठीक है, उसको स्पेस सब जमहूरी लोगों ने दी है। अभी इन्हीं के इसी दौर के अंदर एक साहब ने खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जी हमने बड़ी कोशिश की, मैंने अपने हल्के के लिए, और मुझे 40 करोड़ जो है वो किसी के खून के बाद मिले। समझे ना? तो इसका मतलब क्या है? वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं वो किस खून के बाद, वो कोई अमेरिका के खून की बात कर रहे थे या वो किसी और खून की बात कर रहे थे? वो खून तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, जिसकी बार बार हम बात भी करते हैं कि खून आते हैं और खून नहीं आते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि आप ये देख लें कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा स्पेस दे देंगे, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, हम कहते हैं कि हर आदमी चाहता है उसके पास ताकत हो। एक ताकत मानी ताकत होती है, एक होती है ताकत असले की ताकत भी होती है ना, इस वेपन्स ताकत भी होती है। वो जिसके हाथ में वेपन होता है वो कहता है कि मुझसे अब कोई आके टकरा के देख ले। तो मैं आपको बताता हूँ, तो मसला यही है। मसला ये है कि मैं हमेशा एक बात कही मैंने कि जब तक पाकिस्तान के अंदर तो आइन है, एक तो इसकी दो चीजें मेरी आज तक समझ में नहीं आई, शायद आप समझते होंगे, राना साहब या नादिया समझती होगी, कि आइन की जो आइन हमने बना लिया 73 के अंदर, और उसको कहते हैं कि हम कुरान के बाद ये बड़ा मुकद्दस है पाकिस्तान के लिए, समझे ना? तो लेकिन उसकी तशरीह नहीं हुई। हालांकि कुरान और हदीस की तो तफसीरें मौजूद होती हैं। जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम तफसीर निकालते हैं कि भाई जिसकी हमें पसंद हो, मौलाना मौदूदी साहब की पसंद हो या थानवी साहब की पसंद हो, हम तफसीर उठाते हैं, हम उसका समझने की कोशिश करते हैं। आइन की तशरीह के लिए हमें जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट। हमें कोर्टों में जाना पड़ता है कि जी इसकी इस शिक की तशरीह कर दे हमें। मतलब ये कैसा आइन है कि जिसके अंदर कोई चीज वाज़े ही नहीं है कि जी आपने अगर पार्टी के साथ गद्दारी की तो आपको सजा क्या होगी, ये इसके लिए फिर आप अदालत में जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और चीज के लिए जाए तो अदालत में जाए। पहले तो ये है कि इसके अंदर एक बाकायदा इनको चाहिए, हम जितने जमहूरी लोग हैं, पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, हमें चाहिए कि इस आइन को जो है उसको खुलकर उस पर बहस करके 2-3 साल लग जाए, लेकिन इसका बाकायदा एक एक सिक के ऊपर काम किया जाए ताकि हर चीज वाजे हो जाए कि अगर मैं ये जुर्म करूंगा तो उसकी सजा ये है, ये पहले से तयशुदा है। इसको कोई अपनी मर्जी से तय नहीं करेगा कि तुम एक पीरियड के लिए हो, तुम फॉरेन डी-सीट हो गए या तुम। वेरी राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्ताब भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। मुझे जरा ये पॉइंट नादिया के पास लेकर जाने दीजिएगा। नादिया, आइन की समझ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और आइन की पासदारी, और उसके बाद आइन की तशरीह कोर्टों से करानी है। हम सबको पता है आइन क्या कहता है, हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, लेकिन उसकी तशरीह के लिए हम कोर्ट्स में जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर है और हमारे मुल्क में जमहूरियत चलती नहीं। ये बयानिया ठीक है हमारा? देखिए, बिल्कुल सही नहीं है। जो सारी सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, लेकिन आज आफ्ताब जहांगीर साहब सच के सफर पर निकल पड़े हैं। कल फवाद चौधरी हिसाब थे, वो भी सच के सफर पर थे। आहिस्ता आहिस्ता इनकी पूरी जमात सच के सफर पर है। मेरा एक छोटा सा सवाल है इनसे, आज आइन की बात कर रहे हैं, बार बार कोर्ट्स के दरवाजे तो ये खटखटा रहे हैं जाकर। हर वो मसला जो सियासत का है वो कौन अदालत लेकर जा रहा है?
क्योंकि सबको अपनी मर्जी के फैसले चाहिए हैं, उसके अंदर से चीजें चाहिए। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन को वाजे करने की बात है तो मेरे भाई पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुके हैं, उस वक्त उनकी जमात सो रही थी, क्यों नहीं बात करते थे उस वक्त क्यों नहीं उनको लगा कि भाई आइन हमें जो है वो कई जगह पर इबहाम पाया जाता है, लेट्स राइट इट डाउन वेरी क्लियरली, क्योंकि उस वक्त किसी जमात के साथ बैठना इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था, वो बैठना ही नहीं चाहते थे, बैठते और करते। तो पहले तो ये कहना आफ्ताब भाई कि आप लोग भी बहुत ज्यादा इसके अंदर कसूरवार हैं, और दूसरी प्लीज मुझे बताएं, अभी फवाद चौधरी साहब ने राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से कहा कि जो शहरियार आफरीदी जिन्होंने अल्लाह को जान देनी थी, जो कलमा पढ़ पढ़ के ये कह रहे थे कि वो हेरोइन का केस जो है वो बिल्कुल ठीक है, फवाद चौधरी साहब ने कहा वो बिल्कुल गलत हुआ राना साहब के साथ, और वो एस्टैब्लिशमेंट का बनाया हुआ केस था, उन्होंने ये भी फरमा दिया। और जब काबीना में ये केस आया था तो उन्होंने कहा था ये कोई केस नहीं है और बिल्कुल गलत हुआ। तो मतलब आप लोग ये भी बता रहे हैं, इसका मतलब ये कबूल है कि एक तो ये कि आप लोगों की हुकूमत में कोई आप लोगों के पास इख्तियार ही नहीं था, फिर ये भी कहे ना आता। ठीक, बिल्कुल ठीक। मंसूर भाई मैं जवाब दे दूं नादिया के इस बात का? जी दे दे, मैं राना साहब के पास जा रहा था, आप दे दें जी जवाब। मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस वक्त हम फॉर एग्जांपल राना सनाउल्लाह की बात को एज ए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जिस वक्त उनकी गाड़ी में से हेरोइन निकाली गई, क्या शहरियार अफरीदी वहां मौजूद था? तो कस्में तो आफ्ताब भाई शहरियार अफरीदी खा रहा था ना, खुदा की कस्में वो खा रहा था, वो जनरल साहब तो नहीं खा रहे थे उधर बैठे, कस्में तो वो खा रहे थे एज ए मिनिस्टर। अरे मान रहा हूँ ना, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि वो कस्में खा रहे थे, लेकिन क्या जिस टीम ने छापा मारा, जिस टीम ने ये कहा कि इस गाड़ी में से हेरोइन बरामद हुई है, क्या उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए? उन लोगों को मिलनी चाहिए ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो कौन सी सजा आफ्ताब भाई, केस ही झूठा था, मान लिया ना। आफ्ताब भाई बड़ी आफ्ताब भाई एक मिनट, आफ्ताब भाई आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये पॉइंट राना साहब के पास लेकर जा रहा हूं बिकॉज ही इज अ फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राना साहब मुझे सर ये समझाएं, आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, ग्रेड 22-21 का आईजी होता है सर, उधर जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी इसी सीनियरिटी के लोग बैठे हुए थे। आज अगर आफ्ताब भाई ये कह रहे हैं कि जी उस वक्त शहरियार अफरीदी वहां नहीं था, तो सर ये क्या जस्टिफिकेशन ठीक है? ऑब्वियसली शहरियार अफरीदी मौके पे तो नहीं था, मौके पे तो मेरे ख्याल में शायद वो भी नहीं थे जो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो फिर इसका डिसीजन कौन करेगा? आज फवाद चौधरी कह रहे हैं कि गलत हुआ है राना सनाउल्लाह के साथ, लेकिन जितनी देर वो जेल में रहे, जितनी देर वो डेथ सेल में रहे वो ठीक था, लेकिन वो अब जमहूरियत आ गई अंदर, ये अब क्या हुआ है? देखें, एक लॉ का प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। आपका मतहत अगर कोई इस तरह का गलत काम करता है और फिर आप उसको ओन भी कर रहे हैं, और ओन भी हल्फ पे करते हैं, और ओन भी आप उसको पार्लियामेंट में करते हैं, एग्जैक्टली ओन भी आप पब्लिकली प्रेस ब्रीफिंग में करते हैं, तो क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है उसमें? क्या आपके होशो हवास ठीक नहीं है कि आपने वेरीफाई नहीं किया है इतनी बड़ी कस्में खाने के से पहले? इसलिए ये प्ली वैसे ही इंडिफेंसिबल है। हाँ, अलबत्ता आफ्ताब साहब अगर उनकी उल्फत और शफकत के तहत ये बात कर रहे हैं तो हम उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। असली बात यही है कि उन्होंने ज्यादती की है और झूठ को सपोर्ट किया, जुल्म को सपोर्ट किया है। इसके बाद जो उसके साथ हुआ, भाई अंदर बंद कर दिया, ना उसे बिस्तर दिया, ना उसे कोई खेस दिया, ना कोई चादर दी, नीचे ज़मीन पे लटाया। बीमार आदमी है, हार्ट का मसला है, दवाइयाँ उसकी बंद कर दी, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, बताया गया उनको, और फिर उसके ऊपर वो चीनी फेंकनी शुरू कर दी। वो सारी रात कीड़े उसके इर्द गिर्द फिरते रहते थे, अकेला आदमी। और फिर आप अंदाज़ा कर लें कि 6 महीने इस गर्मी में ऐसे मौसम में गया था, उसने कैसे गुजारे हैं। ये बात कुछ सच की नहीं है, ये बात जुल्म की है जो कि नहीं करना चाहिए था। अच्छी बात है अगर फवाद चौधरी ने ये सारी चीज़ तश्त बाम कर दिया है, तो अब इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ इंक्वायरी तो पहले भी हो रही है, मैंने ही मूव की थी बिकॉज आई एम मेंबर ऑफ द नारकोटिक कमेटी जी, और मैंने ये कहा था ये गलत हुआ है कानूनी तौर पे भी, असूली तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी। और कमेटी के साथ कमेटी ने ऑर्डर दिया था महकमा नारकोटिक के कि आप इंक्वायरी करके हमें पुटअप करें, ये ज्यादती हुई है। बिल्कुल तो आपको पता वो कैसे करते हैं फिर सारा कुछ रिकवर रूल, अभी तक वो पेंडिंग है। 5 तारीख को मीटिंग रखी गई थी पिछली
जो गई है 4-5 दिन पहले, मीटिंग पोस्टपोन हो गई एकदम। अब मैंने फिर उनको खत लिखा है कि मीटिंग रखें और हमारे सामने ये इशू को लेके आए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से भी एक बाकायदा बोर्ड और कमेटी या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए इसको इंक्वायर करने के लिए और जिम्मेवारी फिक्स करने के लिए। बिल्कुल ठीक। ये ज्यादती बहुत ज़्यादा हुई है। वो चलो हर आदमी इम्पोर्टेंट है, उसका राइट है, लेकिन वो MNA भी था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग सबसे बड़े सूबे पंजाब का वो प्रेसिडेंट भी था और बिल्कुल बेगुनाह भी था। तो इसलिए उसकी एक बैकग्राउंड है। ठीक ठीक राना साहब, बिल्कुल पॉइंट आ गया सर। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जगह जगह कहा था कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको मूंछों से पकड़ के अंदर बंद करूंगा। तो अगर राना साहब इसमें सबाक के साथ देखें, राना साहब मैं इस पे आपके साथ दोबारा डिस्कशन यही से शुरू करूंगा। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है जी, अब ब्रेक बड़ी जरूरी है मेरे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। और ये जो बड़ी आज एहसास हो रही है, आज फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट है, इससे हम क्या मतलब समझें? अगर आज आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और PDM नहीं चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आए और आप लोग ये बयानियां सामने लेकर जा रहे हैं, तो आप साथ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरह अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ, सियासी दुश्मनों के साथ पिछली हुकूमत में क्या किया। इसका जवाब कौन देगा, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी राना मकबूल साहब, सर आपसे ब्रेक में ही बात हो रही थी, लेकिन अब जरा आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। सर अब सिचुएशन ये है, जिस तरह अभी बात हो रही थी, अच्छा जी गलती हो गई, इनके साथ नहीं होना चाहिए था। क्या इस बयानिए के बाद या ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद आप जितनी नफरत उस पार्टी के अंदर, उन पॉलिटिकल लीडरान के अंदर डाल देते हैं, क्या इससे निकलने का कोई तरीक़ेकार होगा, या हम ये हर दफ़ा पहले करेंगे, उसके बाद जब हम ऑपोजिशन में आएंगे तो हम कहेंगे ओहो हमसे वो गलती हो गई, तो सर यू टर्न तो फिर दोबारा वहीं पर आ गया। राना मकबूल साहब। जी कायद साहब, आपने बात निशानदेही ठीक ही है। मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ कि जो हमारे एल्डर्स हैं या पढ़े लिखे हैं या काबिल हैं या अकम्पलिश्ड लोग हैं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब जैसे जो हैं, ये सारे दे शुड सिट टुगेदर। इसमें काम फॉरगेट और फॉरगिव से बगैर नहीं चलेगा। अगर इस तरह वेंजेंस से एक दूसरे के साथ रहा, वो ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स के लिए भी, मुल्क के लिए भी। अपना अपना गुस्सा थूकें, ठीक है, और बैठें तसल्ली के साथ, और आपस में पार्लेज हमेशा हल होता है, नेगोशिएशन ही हल होता है, चाहे आपकी जितनी मर्जी टेंशन हो। यानी जंगें भी आखिरकार नेगोशिएशन के और पार्लेज के ऊपर आके ख़त्म होती हैं। ये मुल्क की तकदीर का मसला है। पॉलिटिशियन आपस में ना लड़ें और अपने पाँव पे खड़े हों, एक दूसरे को साथ जो है सिर्फ पावर की स्ट्रगल में नहीं लगे रहना चाहिए। ये मैं सब पार्टीज के लिए कह रहा हूँ। एक दूसरे के साथ हमदर्दी से बात करें। मैं तो ये भी कहूँगा आफ्ताब साहब, हम इनको मिस करते हैं, पार्लियामेंट में वापस आएँ, आके बात करें, अपना मौक़िफ़ दें। जितना वक्त रहता है, जब इलेक्शन होना तो हो ही जाएगा। इसलिए ये एक तरह से एक यूनानिमिटी होनी चाहिए तमाम पॉलिटिशियंस की ऑन मेजर इशूज। पॉइंट आ गया। इसमें सबसे बड़ा इशू है कि आपस की बिला वजह मुखासमत जो है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यही बड़े लोगों का काम है। बिल्कुल हो गया जो हो गया, उससे आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। ठीक, नादिया ख्याल में तो ये इसका जी ठीक हो। आप इसलिए आफ्ताब साहब को कहा कि मुझे वक्त दें ताकि हम इस मौजू पे मजीद बात कर सकें। आफ्ताब भाई, राना मकबूल साहब को मैं अपने प्रोग्राम के वसात से लाइव आपको कह रहा हूं, आप इस्लामाबाद जाएं, आप राना मकबूल साहब को वक्त दें, आप लोग बैठें और शायद कुछ चीजें आगे चल पड़े। मैंने राना साहब की दावत को कबूल किया और इंशाल्लाह जब आऊँगा तो ज़रूर मुलाकात करूँगा, क्योंकि अक्सर हमारी मुलाकात जो है वो इसी तरह प्रोग्रामों में होती है। इंशाल्लाह बानफ़्से नफीस भी मुलाकात। बिल्कुल ठीक हो गया। नादिया आपकी तरफ आता हूँ। नादिया, आपकी और मेरी प्रेजेंस की वजह से देखें आज PTI और नून आपस में बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। इससे ज़्यादा क्या मीडिया अपना किरदार अदा कर सकता है? अच्छा मुझे अब ज़रा बताइएगा, 17 जुलाई को क्या होने जा रहा है? एक बाई इलेक्शन है, 20 हल्के हैं, और उसके बाद ये बनाया जा रहा है कि जी ये डू और डाई सिचुएशन हो गई नून और PTI के लिए स्पेसिफिकली। कैसे आप इसको देख रही हैं? अच्छा, अगर मुझे एक बस जुमला कहने की इजाजत दें। जी 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 प्लीज, इसको जवाब दीजिएगा। आपने आफ्ताब जहांगीर साहब को तो इनवाइट कर लिया, लेकिन राना साहब सवाल आप लोगों से भी पूछे जाएंगे कि जब PTM जो है वो बनी थी तो PDM में सबने ये कहा था, जिसका मेन मकसद था कि आप लोग क्योंकि नारा लगा रहे थे वोट को इज्जत देने का, और कहते थे कि सब अपने दायरे कार में रहकर
जो है वो फंक्शन करेंगे अपने आईनी दायरे कार में रहकर, और वो स्पेस वापस लेने की बात की जा रही थी जो सियासतदान समझते हैं कि हमारे पास से चली गई है या इन्फ्रिंज की है, वो भी कहीं पीछे चला गया है माजरत के साथ, क्योंकि आज आप लोग सेम पेज पर हैं, कल पीटीआई सेम पेज पर थी, तो ये फर्क तो है। हाँ, शायद आपका सेम पेज अभी भी उतना सेम नहीं है क्योंकि बहुत सारे मामला हल होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हैविंग सेड अगर अभी भी ये चीज एग्जिस्ट करती है कि सियासतदानों को मिलकर बैठकर और अवाम की मैंडेट पर ही थ्राइव करना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है और इसको आगे लेकर जाना चाहिए। 17 जुलाई को देखिए, इतना बड़े पैमाने पर कभी भी ज़िमनी इंतखाबात एक साथ नहीं हुए कि 20 हलकों के ऊपर हुआ है। मैं अभी भी डिसएग्री करती हूँ उन 5 सीट्स के हवाले से जो रिजर्व सीट्स हैं, और इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए जब असेंबली की पूरी स्ट्रेंथ होती है तो पार्टी वाइज पोजीशन के ऊपर आपकी रिजर्व सीट्स जो है वो गिनी जाती हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर अभी जो पार्टी वाइज पोजीशन है, स्ट्रेंथ असेंबली की पूरी नहीं है, लेकिन वो 5 जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। चलें जी, उन्होंने हलफ उठा लिया। अब आ जाते हैं बकिया जो हलके हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यकीनन प्रॉब्लम जरूर होगी अगर हम स्ट्रिक्ट अवामी मैंडेट के हवाले से बात कर रहे हैं, इसलिए होगी क्योंकि महंगाई है, बिजली का बहरान है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, एंड यकीनन उनके लिए ये मुश्किल होगा क्योंकि आप 4 साल पहले जो 4 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी परफॉर्मेंस है उसको याद दिलाना जरा मुश्किल है क्योंकि लोग अभी की चीज अभी की बात पे बिल्कुल ऐसे ही अभी की बात करते हैं। तो आई एम श्योर, मैं ये नहीं कह रही कि जो है उन्होंने अपना कोई वोट बैंक खो दिया होगा या सपोर्ट बेस खो दी होगी। पार्टीज इतनी जल्दी से अपने ना वोट बैंक होते हैं ना सपोर्ट बेस खोई जाती है, लेकिन अलबत्ता लोगों को टू ब्रिंग देम आउट टू वोट, ये एक बड़ी चीज होगी। क्योंकि आपने देखा लोग जब महंगाई से तंग आते हैं तो कहते हैं हम नहीं जा रहे, क्यों करें हम वोट। ये भी एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम आती है। ये बहुत कम होता है कि किसी भी जमात का, ख्वाह वो पीटीआई का डाई हार्ट वोटर हो ना, वो भी शायद इतनी जल्दी अपने आप को तब्दील नहीं करेगा कि जी जाओ अब मैं नून को डाल दूंगा या पीपल्स पार्टी को डाल दूंगा। अलबत्ता वोटर्स टर्नआउट बहुत बड़ी चीज होगी। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसा परसेंटेज जरूर होगी हर अतराफ में कि जो शायद अपना वोट चेंज भी करती हो, लेकिन उमूमी तौर पर नून का वोट बैंक इंटैक्ट नजर आता है। अब जलसों में तो देखते हैं हम, बड़े बड़े जलसे इसी तरह खान साहब के भी हैं। Does it really translate into vote? ये वक्त बता सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब भाई, अगर आप इन हलकों की बात करें, हम PNN के ऊपर जो हमारे बहुत सारे एंकर्स हैं जिन्होंने हर हलका कवर किया है, जो फीडबैक है ना जी वो बड़ा कैंडिड है। एक स्प्लिट मैंडेट है इस वक्त लोगों का आपको लेकर और नून लीग को लेकर। पंजाब की अगर मैं बात करूं सर, अगर स्प्लिट मैंडेट है और जलसे खान साहब के अनडाउटेडली बहुत बड़े हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज अपना पूरा पावर शो दे रही हैं जितनी वो कर सकती हैं, सो इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास विन विन सिचुएशन बनती है। 13+ सीट्स का आप लोग क्लेम कर रहे हैं, 15 से 16 सीट्स। सर, लगता है आपको कि ये जो क्लेम कर रहे हैं ये हो सकता है? मंसूर, जैसे अभी नादिया ने कहा कि इस बाय इलेक्शंस के अंदर अमूमन जो है वो टर्न आउट इतना नहीं होता। जैसे आपने कराची में देखा 200 हल्का 240 जो था उसके अंदर सिर्फ 8.5% लोगों ने वोट कास्ट किया। अब उसकी कोई भी रीजन दे दें कि जी हम कहते हैं कि पीटीआई वाले नहीं थे तो इसलिए देखें वो वोट। लेकिन मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ, मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ, जब मैं अक्सर देखता हूँ कि इस वक्त मुश्किल के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून का वोटर है। देखिए, ये जो सीटें थी मुस्लिम लीग नून की नहीं थी, ये सीटें या तो पीटीआई के लोगों की थी या आजाद लोग थे जो पीटीआई में शामिल हुए। ये बड़ा मुश्किल होगा उस इलाके के लोगों को कि एक गद्दार को, देखिए ये मैं इस लफ्ज बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन ये हकीकत है कि आप उसको लोटा कह लें, आप उसको लोटे से तो बेहतर है कि जी आप उसको गद्दार कह लें, है कि उसको वोट दें कि जिसने अपनी पार्टी के साथ बेवफाई करके और वो इस तरफ आ गया, नून लीग की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ या पीडीएम की तरफ आया, तो उसको वोट देना ये बड़ा मुश्किल काम है। किसी को अपने जमीर को मार के कि यार मैं ऐसे आदमी को वोट दूं कि जो अब वफादार ही ना हो, तो ये बड़ा मुश्किल है। अब इसमें जो भी रिजल्ट निकलता है, कितना परसेंटेज वोट कास्ट होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो 17 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा, मैं ये समझता हूँ कि ये होना ये चाहिए था कि जो पीडीएम का भी और सबका एक नारा था कि फौरन इलेक्शन करवाए जाए, फेयर इलेक्शन करवाए जाए। इसी के लिए फरवरी में बिलावल साहब ने कराची से लेकर इस्लामाबाद, फिर मौलाना साहब ने, फिर सब ने जुलूस जलसे और रैलियां निकाली हैं
तो इससे बेहतर ये कि कौम को इतने मुश्किल में डालने के बजाय कि कौम जो है वो अपने आप को एक अजीब सी उसमें डाले, आप जनरल इलेक्शन की तरफ अनाउंस कर दें कि जी हम 3 महीने बाद 2 महीने बाद, क्योंकि मेरे ख्याल में जब बाई इलेक्शन के लिए और इतने बड़े बाई इलेक्शन के लिए जो इतनी बड़ी हो रहे हैं 20 हलकों के अंदर इलेक्शन कमीशन रेडी है, तो उसको चाहिए कि उन्होंने पहले वोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल आफ्ताब भाई आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राना साहब सर इस वक्त सिचुएशन सबसे, मैं उस दिन लास्ट वीक शायद खान अब्बासी साहब से बात कर रहा था प्रोग्राम में, मैं उनसे कह रहा था ये सारे का जो खमियाजा है ना, ये पीटीआई ने क्या किया, पीडीएम क्या कर रही है, महंगाई क्या हो रही है, इसका खमियाजा वो पीडीएम की जमातों पे नहीं आ रहा, आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर आ रहे हैं और इस चीज़ का बड़ा अंदिया दिया जा रहा है कि जी इसके जो रेप्रिकॉशंस हैं वो आपको इलेक्शन डे पे नजर आ सकते हैं। सर इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रेडी फॉर ऑल दिस? देखिए जी, ये सिचुएशन की चेंज की वजह से, जो चेंज की वजह से ही तो आवाज़ बंद हो गई। जी जी आ रही है आवाज़? आवाज़ बंद हो गई जी, आ रही है आवाज़ सर? जी जी राज साहब आवाज़ आ रही है जी सारी। आप हम इन्हीं रेपरकशन की वजह से तो हम सारा डिस्कस कर रहे हैं ना जी। अगर नॉर्मल हालात होते तो नून लीग का तो वॉक ओवर होता है इनके। अपने याद होगा सब दोस्तों को कि 16 बाई इलेक्शन हुए हैं, 14 जो अपोजिशन ने जीते हैं, जिसमें ज़्यादातर नून लीग के लोग हैं। ये बात जो है इसका इफेक्ट ज़रूर है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मुस्लिम लीग वोट के टेक्सचर की बात ज़रूर बताऊंगा। एक तो मुस्लिम लीग की तबन ये हिस्ट्री है कि उनके ज़्यादा लोग, ख़ास तौर से औरतें जो हैं वो पढ़ नहीं करती। वो सिर्फ उस दिन आती हैं जो कि 50% वोट होता है, जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन वो आती हैं और आके अपना वोट डालती हैं। इसलिए गलियों बाज़ारों या जलसों में ये असेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मुस्लिम लीग की क्या सिचुएशन होगी उनके वोटर्स की। दूसरी बात यह है कि ये एक एफिलिएशन का मामला है। ये तीसरी नस्ल है जो मियां नवाज को वोट दे रही है। बेसिकली वोट तो मियां नवाज शरीफ को मिलना है, वो तीसरी नस्ल है, अगरचे वो तकलीफ में है। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो इस तकलीफ की वजह से इस ताल्लुक को तर्क कर देंगे। वो समझते हैं, उनको समझाया भी जा रहा है। मरियम साहबा दिन रात लगी हुई हैं, आप देखते हैं। तो हाँ, अलबत्ता मार्जिन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन जीतने का मामला है वो मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर लोग जीतेंगे। मार्जिन मसलन पहले तो मार्जिन होना था कोई 30,000 का फ़र्क है, 25,000 का फ़र्क है, अब वो 20,000 का हो जाएगा, 15,000 का हो जाएगा। ठीक। लेकिन फाइनली जो है जो स्कोर वो मुस्लिम लीग के हक में जाएगा। मेरा एनालिसिस ये है। ओके ठीक। कीपिंग इन व्यू द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग। बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, लेकिन तो आप देखते हैं कोई नहीं इसमें। ठीक, राना साहब मुझे एक चीज़ बताएं, आपने कहा है ये आपका व्यू पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है, आपका व्यू पॉइंट की हम लोग इज्जत करते हैं। लेकिन सर सवाल आज ये है कि आप लोगों ने एक सख्त फैसला किया, उसके नतीजे में आप हुकूमत में आ गए। मिफ्ता इस्माइल दिन रात लगा कर काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उनके कसीदे पूरा मुल्क पढ़ता है। उसके बाद हम देखते हैं वन फाइन मॉर्निंग उसी के अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून के अंदर आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है और अब कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब भी आके पाकिस्तान की मईशत को बचा सकते हैं। सर हमारे पास कोई लोग नहीं है जो मईशत को नून लीग में बचा सकें, सिवाय ये 2-3 लोग जो हैं जिनको हम लोग पता नहीं क्या समझा हुआ है। नहीं, ये तो इख्तलाफ राय की बात है ना, कोई फैसला तो नहीं हुआ। क्या गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग ने या पीडीएम ने कोई फैसला कर दिया है कि मिफ्ता इस्माइल की जगह कोई और होगा? अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता व्यूज़ अपने अपने लोग दे रहे हैं, आप व्यूज़ को तो नहीं रोक सकते ना। घर में कितने व्यूज़ होते हैं, जितने लोग इंडिविजुअल्स होते हैं उतने व्यूज़ होते हैं। तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता अगर ये फैसला होता है तो उसकी विजडम और उसकी जो बैकग्राउंड प्रूडेंस है वो भी सामने आ जाएगी, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसलिए इसहाक डार, हाँ, इसहाक डार एक एक्सपर्ट ज़रूर है, उसने एक हिस्ट्री छोड़ी है अपनी अचीवमेंट्स की, जिसको हमारे दोस्त ना माने अलग बात है, लेकिन उसने अचीव किया। आपको याद है इसहाक डार ही तो फाइनेंस मिनिस्टर थे जब जान छूटी थी IMF से
पाकिस्तान की हुकूमत की। आपको याद है ना रान साहब, आप 2016 में? ठीक हो गया रान साहब, आप उसकी अचीवमेंट्स को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जरा ये जो व्यू पॉइंट है कि इमरान खान आज एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां लेकर चल रहे हैं, और लास्ट टाइम जब इलेक्शंस थे तो खान साहब प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर चल रहे थे, इसमें अब क्या फर्क आ सकता है, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नादिया, अब कौन सा बयानिया बिकने जा रहा है? प्रो इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट? जो खान साहब का इस वक्त बयानिया है वो बिखरने जा रहा है, जिसके अंदर वो कहते हैं पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मैं हुकूमत में आऊं। दूसरी तरफ पीडीएम का बयानिया है जिसके अंदर आज इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है। कौन सा बयानिया बिकेगा अब? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ये जो बार बार इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब कि वो नहीं चाहते, फिर कभी मैंने कहा ना कि जिस तरह से उन्होंने आगाज़ किया था कि अमेरिका की साजिश की वजह से इनको हटाया गया है, इनकी हुकूमत गिराई गई है, फिर कभी कभार उन्होंने मीर जाफ़र, न्यूट्रल, सारी बातें कही। आज भी मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो ये कह दें कि हाँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट की वजह से आया था, ये मेरी गलती थी, अब मैं पॉलिटिकली मैच्योर हो गया हूँ, और हमारी माजी में जितनी भी जमातें हैं वो कहीं ना कहीं उनका सहारा लेकर ही आई थी, और अब फर्स्ट टाइम के बाद मुझ में इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि मुझे ये लगता है कि हमें खुद अपनी जंग लड़नी होगी और हमें आवाम की तरफ जाना होगा, क्योंकि आवाम की ताकत ही एक्चुअल हमारी ताकत है। पहले वो ये कहें, बिकॉज अभी भी कि नंबर्स अनब्लॉक कर दिए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, अगर बात हुई तो हम इलेक्शन की बात करेंगे सिर्फ, ऑल दीज थिंग्स देन अगेन मेक मी फील कि आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो रास्ते हमवार हों। एंड एज वी स्पीक, देखें, बैकडोर डिप्लोमेसी हमेशा चल रही होती है। ये जो डैगर्स ड्रॉन वाली होती है ना, 36 का आंकड़ा, ये कभी भी नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इमरान खान साहब ने किया, ऑपोजिशन जो उनकी ऑपोजिशन थी उसके साथ उनका रवैया जिस तरह से था, अगर वो ये ना रखते और एक वर्किंग रिलेशन, अगर वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी था, चार्टर फॉर डेमोक्रेसी था, या ये कहा था कि मिल बैठकर पार्लियामेंट को चलाना है, इसमें कोई बात नहीं थी, इसमें करना चाहिए था। अब इस वक्त क्या बयानिया बिकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अलबत्ता जितनी डिवीजन क्रिएट हो गई है और जिस कदर पोलराइजेशन है, उसको इमरान खान साहब को कंट्रोल करना चाहिए। पॉइंट आ गया, क्योंकि उनकी जो फॉलोइंग है वो एग्जैक्टली वही बोलती है जो वो बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, लीडर्स के पीछे उनके सपोर्टर्स वैसे ही करते हैं ना। पॉइंट आ गया आपका। देखेंगे वो डैमेज कहाँ कर रहे हैं सबसे ज्यादा, उस डैमेज को वो खुद ही कंट्रोल ठीक। करें। आफ्ताब भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे, हम चौधरी परवेज इलाही की जंग लड़ रहे हैं, और हमारे कंधों पर बैठ के परवेज इलाही साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आला पंजाब बनवाना चाह रही है। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब के अंदर तक की मैं बताऊं, ये बयानिया है इस वक्त, ये उनका व्यू पॉइंट है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो उसकी वजह ये है कि क्योंकि जब हमने उनको क्या कहते हैं वजारत आला के लिए मुंतखब किया था, तो इसलिए यकीनन लोगों की ये राय है और पीटीआई के लोगों की ये राय होगी के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 17 तारीख को अगर मौका मिल जाता है और एक ऑनेस्ट रिजल्ट सामने आता है, और जिसमें ये 17 जो 20 सीटें हैं उसके अंदर से जैसे हमारा क्लेम है कि जी हम तकरीबन 14-15 सीटें और प्लस जीत सकते हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को री इलेक्शन की तरफ चला जाना चाहिए। ठीक। राना साहब, आपने सुना वो कह रहे हैं 13-14 का नंबर, और दूसरा सर वो एक सर ये क्या हमजा शहबाज ने 100 यूनिट, राना साहब आप अपने जो मुलाजिम हैं ज़रा उनसे पूछिएगा, एक पंखा और एक 60 वाट का बल्ब चलाएं तो सर 100 वाट से ज़्यादा चलता है। ये किसको बताने के लिए उन्होंने कहा है कि जी हम पूरे पंजाब के अंदर 100 वोट, क्या लोग क्या करें फिर इसको लेकर? मुझे ज़रा ये तो समझा दें, ये 100 वोट का क्यों मजाक बनाया है पूरे पंजाब का? देखिए, अगर आप वाइडर एनालिसिस में आप समझते हैं जी कि आप समझते हैं वाइडर एनालिसिस में कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, जिसको रिवाइज भी किया जा सकता है, ये कोई हरफ आकर तो नहीं। बट यू एग्री ऑन दैट ना? उन्होंने अनाउंसमेंट की, उसको दुरुस्त भी किया जा सकता है, 100 से 125 यूनिट भी किया जा सकता है, 150 यूनिट भी किया जा सकता है। बेसिक पर्पस तो है लोगों को थोड़ी फैसिलिटी देना, थोड़ा रिलीफ देना। मैं एक अर्ज करूंगा, जो इलेक्शन के बारे में परवेज इलाही साहब की बात आपने शुरू कर दी, हमारा जो
नैरेटिव ये है, बयानियत तो ये है कि हम जिहाद कर रहे हैं और हम इबादत कर रहे हैं, हाँ अपनी नीयत के हिसाब से। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के बारे में जो अलकाबात इस्तेमाल किए जाते थे, क्या उनकी खिदमत और उनकी अपॉइंटमेंट और इलेक्शन एज चीफ मिनिस्टर वो जिहाद है या इबादत है, ये क्या है? ये तो कोई मुफ्ती इस पे फैसला कर सकता है, लेकिन बादियों नज़र में तो ये कोई और चीज़ लगती है। बहरहाल जो बात की अभी आफ्ताब साहब ने, नादिया खान साहबा ने, वो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। पॉलिटिशियंस को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, ठीक हो, अपने मामला खुद हल करने चाहिए, अपनी नफ़रतों को कम करना चाहिए, अपनी ज़ुबान को, डिक्शन को सही करना चाहिए। ये कुकड़ जल कुकड़ की बातें जो हैं ये नहीं सकती हैं। राना मकबूल साहब थैंक यू सर, मेरा टाइम खत्म हो गया। राना साहब थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया। नादिया नकी, नादिया खान नहीं, नादिया नकी उनका नाम है। नाज़रीन, अवाम की ताकत, अगर अवाम ताकत एक्सपेक्ट करते हैं तो अवाम की ताकत सिर्फ इसमें है कि अगर जमहूरियत मजबूत हो, और जमहूरियत तब मजबूत होती है जब आपका यकीन हो अपनी जमहूर के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।